सबसे पहले आज हमने जो लास्ट टाइम किया था सोशल मीडिया ऐप का क्रर, जिसमें फीड की लिस्टिंग हो रही थी, एडिट डिलीट काम कर रहा था, पोस्ट क्रिएट हो रही थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल्स को हम कैसे डील करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। अब लेट्स सपोज हमने कुछ कीज़ यहाँ पे क्रिएट की हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये मल्टीपल हो सकती हैं। इसमें आप कोई ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, टेक्स्ट एरिया लगा सकते हैं। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, हमारा एक ऑब्जेक्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, बाकी सारा मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, बस ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह अगर हमें दो यानी मेजर चीज़ें होती हैं किसी भी फॉर्म के अंदर जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एक तो टेक्सचुअल डाटा जो हमें नज़र आता है, दूसरा फाइल्स डाटा। ये दो डिवीजन्स हैं। बाकी तो लेट्स सपोज टाइटल, डिस्क्रिप्शन है, ईमेल ले लेंगे, फ़ोन नंबर ले लेंगे, ड्रॉप डाउन कोई आ जाएगा, वो सारा टेक्सचुअल डाटा के तौर पे एज एन ऑब्जेक्ट ही कंसीडर होता है। लेकिन समटाइम हमें फाइल्स लेना पड़ते हैं, जिसमें PDFs हैं, इमेजेस हैं। अब जितनी भी फाइल्स हैं उनकी कैटेगरी सेम रहेगी। तो टेक्सचुअल डाटा और इमेजेस या कोई भी फाइल्स डाटा। तो फाइल डाटा का हमने फ्लो समझा था कि फाइल्स को हम नॉर्मली DB के अंदर सेव नहीं करते हैं। फाइल्स को सेव करने के लिए पहले स्टोरेज सर्विस यूज़ होती है। लाइक फाइल को हम किसी हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, वो जहाँ पे सेव होती है उसका URL लेते हैं, वो URL हम DB में स्टोर करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं। कभी भी फाइल को DB में डायरेक्टली सेव नहीं करेंगे, ना करना चाहिए हमें, सही है। तो इसमें जितने भी हमारे पास चीज़ें आएंगी, तो इसका मतलब अभी हम फाइल लेना चाह रहे हैं पोस्ट क्रिएट करने के लिए। वो हमारे केस में पिक्चर है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। लाइक इसको अपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो जब फाइल अपलोड करते हैं, यानी यूज़र जब फाइल चूज़ करता है, तो वहाँ हम चेक कर सकते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या है, PNG है या क्या है। तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं यूज़र को किस टाइप की फ़ाइल अपलोड करनी है। और अगर वो कर देता है, तो जिस तरह हमने YUP वगैरह से लगा के उसकी वैलिडेशन की थी, तो फाइल की वैलिडेशन भी हो सकती है। उसकी MB पे कंडीशन लग सकती है, उसकी चीज़ों पे कि कितना साइज़ होना चाहिए एंड सो ऑन। अच्छा, वैलिडेशन तो फाइल देने के बाद होगी, लेकिन अगर हम फाइल चूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे हमने अगर ये फ़ाइल चूज़ की है तो desktop.jpg, तो हम जैसे फ़ाइल चूज़ करें तो हम इस फाइल को किसी स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं। क्योंकि जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं फायरस्टोर, तो डेटाबेस के अंदर तो इमेजेस को स्टोर नहीं किया जा सकता ना। तो यूज़र से जो डाटा लेना है वो दो तरह में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक टेक्सचुअल डाटा और एक फाइल्स डाटा। फाइल डाटा हमेशा स्टोरेज में सेव होगा, उसका एक URL होगा, उस URL को हम DB में स्टोर करेंगे। तो हमेशा ये स्टैंडर्ड रहेगा। और जितना भी टेक्सचुअल डाटा है, जैसे नेम, ईमेल, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, किसी आप अक्सर एडमिशन वाली पे अप्लाई करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें दो ही डिवीजन्स होंगी, एक फ़ाइल होंगी और दूसरा जो है वो टेक्सचुअल डाटा है। तो टेक्सचुअल डाटा तो सिर्फ सिंपली आपने जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। और अगर हम MongoDB टाइप यूज़ कर रहे हैं यानी NoSQL DB यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेम सारा ऑब्जेक्ट ही DB में स्टोर हो जाएगा। और अगर हम फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक अगर हमने फ़ाइल भी लेनी है, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया। 2 फाइलें हैं, 3 हैं, वो पहले फ़ाइल स्टोरेज में सेव होंगी और उसके बाद उसका URL DB में अपडेट होगा। अब इसमें 2 तरीकाकार हैं। 2 क्या हैं कि एक तो ये है कि जैसे मैं चूज़ फाइल करूं, डेस्कटॉप पे क्लिक करके ओपन करूं, तो फ़ौरन हम DB में, मतलब फ़ौरन स्टोरेज में सेव कर दें, उसका URL लेके रख लें और क्रिएट पोस्ट पे क्लिक हो तो URL सेव कर दें DB में। एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि फ़ाइल यूज़र चूज़ कर ले जो भी अपलोड करना चाह रहा है, उसके बाद जब क्रिएट पोस्ट पे क्लिक हो, पहले फ़ाइल अपलोड हो जाए, उसका URL आ जाए और फिर DB में पोस्ट क्रिएट हो जाए। तो दोनों तरीक़ों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जैसे अगर हम, मेरे पास एक बड़ा सारा फॉर्म है, तो उसमें अगर लेट्स सपोज 20 फील्ड्स हैं, उसमें से 10 फील्ड टेक्सचुअल डाटा की और 10 फील्ड हैं फाइल्स की। तो अब लेट्स सपोज के इतना 20 फील्ड्स ऑफ डाटा को हम एंड पे लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म। तो अगर हम सबमिट फॉर्म पे क्या करते हैं, 20 फाइल्स को स्टोरेज पे अपलोड करते हैं, तो आप समझो हर एक फाइल की 1 MB की स्टोरेज है, तो हमें 20 MB डाटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू पहले स्टोरेज में सेव करना है। 20 के URL आएंगे, वो URL फिर ऑब्जेक्ट में सेव होंगे, फिर एक रिक्वेस्ट होगी, फिर वो हमारी स्टोरेज DB में स्टोर होगी, यानी फिर हमारी डाटाबेस में एंट्री होगी।
अच्छा, अब इसमें इस पूरे फॉर्म की सबमिशन में अगर एक भी डॉक्यूमेंट फेल हो जाता है तो क्या होगा कि पूरी सबमिशन ही नहीं होगी, उस यूज़र को दोबारा से सबमिशन करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि आपका जितना भी डाटा का स्टोरेज है, यानी आप जितनी भी फाइल्स अपलोड हो रही हैं, वो सारी की सारी फाइल जो अगर वन स्टेप यानी क्रिएट पोस्ट पे हम करते हैं, यानी 10 फाइल्स हमने यूज़र से ली और 10 यूज़र से इनपुट लिए, अगर हम क्रिएट पोस्ट पे करते हैं तो क्या होगा कि यूज़र को लोडर ज़्यादा आएगा, यानी लोड टाइम ज़्यादा होगा, सबमिशन का टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर कुछ एरर आ गया तो पूरा फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। हाँ, अगर हम हर फील्ड को लहदा सेव करते हैं, उसमें फ़ायदा क्या होगा कि एंड पे जैसे यूज़र ने चूज़ किया स्टोरेज में भी सेव हो गई, फिर दूसरी चूज़ की स्टोरेज में सेव हो गई। अब एंड पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया तो सारे यूआरएल्स तो हमारे पास हैं 10 के 10, सिर्फ हमने एक रिक्वेस्ट करनी है जो डीबी में डाटा स्टोर करेगी। ये दो अलग मैंने स्ट्रैटेजी बताई। लेकिन दूसरी स्ट्रैटेजी में मसला क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास इतना बड़ा फॉर्म है, समटाइम यूज़र आते हैं वो अपनी फाइलें चूज़ कर रहे हैं, बार बार चूज़ कर रहे हैं और सारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर उन्होंने फॉर्म को सबमिट ही नहीं किया, चले गए। लेकिन उस केस के अंदर भी हमारे पास फाइल्स की स्टोरेज आ गई, क्योंकि जैसे उसने चूज़ किया हमने तो डीबी में स्टोरेज में सेव कर ली ना फाइल, लेकिन एक्चुअली अभी उसका कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हमारे पास स्टोरेज ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज यानी विन विन रहती हैं। समटाइम लोग कहते हैं कि मुझे एंड पे वेट नहीं कराना यूज़र को, आपने जैसे यूज़र फाइल चूज़ करे आप उसको स्टोरेज में सेव करके रख लें, और समटाइम कहते हैं कि जो है यानी रन टाइम पे कैसे जैसे मैंने फाइल चूज़ की तो अब इसके अगेंस्ट कौन सा इवेंट चल लेता है, ऑन चेंज का इवेंट चलता है ना, जैसे फाइल चेंज हुई तो ऑन चेंज के ऊपर स्टोरेज में सेव करना है या कि एक्चुअल जो हमारा बटन है उस पर सेव करना है। और समटाइम लोगों ने क्या किया होता है, अक्सर आपने देखा होगा बड़े फॉर्म्स के अंदर उन्होंने चूज़ फाइल के साथ हर एक फाइल के साथ भी अपलोड का बटन लगाया होता है। लाइक आपने CNIC चूज़ किया, फिर साथ में अपलोड, फिर आपने बैक CNIC अपलोड, फिर CV अपलोड, यानी हर एक का अपलोड। तो आपने अगर फाइनल वाला सबमिट करना है तो उससे पहले आपको मैन्युअली सारे अपलोड करने पड़ेंगे। उसमें वो क्या करता है, अपलोड में वो फाइल स्टोरेज में सेव करता है और उसके बाद URL आ जाता है, फिर फाइनल हमारी सबमिशन होती है। तो यानी दोनों तरीके से आपके पास 3 एक्चुअली स्ट्रेटजीज बन गई हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि सारी फॉर्म को एक ही दफ़ा यूज़र फिल करे, जितनी फाइल्स हैं चूज़ कर ले, एंड पे क्रिएट पोस्ट पे या सबमिट या अपलोड फॉर्म पे क्लिक करे, तो फिर वो फाइलें हम स्टोरेज में सेव करने के बाद जो रिजल्ट आए फिर हम डीबी में उसको स्टोर कर दें। एक स्ट्रेटजी है। दूसरी है कि जैसे यूज़र फाइल चेंज करता रहे हम वैसे वैसे स्टोरेज में सेव करते रहें। तीसरी स्ट्रेटजी है कि हर फाइल का लहदा अपलोड का बटन लग जाए, वो यूज़र अपलोड सारी करता रहे और उसके URL बनते रहें और एंड पे सबमिट कर दे। तीसरी स्ट्रेटजी में भी खैर उसने अपलोड कर दिया सेपरेट और एंड पे फाइनल फॉर्म सबमिट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी स्टोरेज तो यूज़ हो जाएगी ना, क्योंकि स्टोरेज में तो सेव हो गया, अपलोड हो गया, लेकिन उसने फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं किया। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज हैं, इसमें से हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टोरेज सर्विस का मतलब क्या है? स्टोरेज सर्विस का मतलब ऐसे ही है जैसे मेरे पास यहाँ पे हार्ड ड्राइव में हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, MG सेव करते हैं, इसी तरह। लेकिन चूंकि हम अपने सिस्टम में इन फाइल्स को तो सेव नहीं कर सकते ना, यूज़र जब फॉर्म अपलोड करता है तो हमें इसको सेंट्रलाइज प्लेस पे लेके जाना है, तो हमें कोई भी थर्ड पार्टी स्टोरेज सर्विस यूज़ करनी होती है। उसमें सबसे जो फेमस स्टोरेज सर्विस है वो S3 बकेट है, S3 स्टोरेज। ये बहुत फेमस सर्विस है जिसके अंदर हम बहुत सारी लाइक लार्ज फाइल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं, GBs TBs की फाइल भी अपलोड कर सकते हैं S3 बकेट में। फिर हमारे पास क्लाउडनरी है, ये भी इसके अंदर हम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ये PDFs वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ये पेड भी है। फिर हमारे पास फायरबेस के अंदर स्टोरेज है, फायरबेस स्टोरेज का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी हम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कौन सी 000 होस्ट स्टोरेज में तो फेमस यही है, लेकिन हर क्लाउड ने अपनी स्टोरेज सर्विस दी हुई है। जैसे गूगल क्लाउड की अपनी स्टोरेज सर्विस है, अज्योर क्लाउड की अपनी स्टोरेज सर्विस है, जितने भी क्लाउड हैं उन सब के पास स्टोरेज सर्विस की ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो फ्री में अवेलेबल है वो फायरबेस की जो स्टोरेज है वो
शायद 10 GB तक डाटा तक फ्री है, तो 10 GB काफ़ी होता है डाटा फॉर फ्री। और उसके बाद सुपर बेस में भी स्टोरेज सर्विस है, उसमें भी कुछ हद तक वो आपको स्टोरेज जो है ना वो फ्री दे देता है। तो इस तरह करके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जो हम स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फायरबेस की स्टोरेज को ट्राई करेंगे कि उसमें हम कैसे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐप राइट ये वाला, ये भी बिल्डर होगा, मैंने अभी इसको कभी देखा नहीं। फायरबेस का कंपटीटर होगा, इतना फेमस नहीं है। सुपरबेस थोड़ा फेमस हुआ है फायरबेस के साथ, लेकिन ऐप राइट तो नहीं इतना सुना मैंने। अच्छा, उसके अलावा समझ आ गई ना कि स्टोरेज का क्या मतलब है। तो हमें पहले जब भी यूज़र फाइल अपलोड करेगा उसको स्टोरेज में सेव करना है और उसका URL गेट करना है। अब अगर हम फायरबेस स्टोरेज की बात करें तो हम गो टू कंसोल में जाएंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला, इसमें चले जाएंगे, उसमें जाके बिल्ड में जाएंगे, यहाँ पे स्टोरेज करके हमारे पास था ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने फायरबेस स्टोरेज में जाके गेट स्टार्टेड किया स्टोरेज को, जैसे फायरस्टोर DB को किया था। अच्छा, नॉर्मली जितने भी स्टोरेज सर्विसेज हैं वो फाइल्स को डायरेक्टली अपलोड करने का भी अपने डैशबोर्ड से ऑप्शन भी देती हैं। जैसे अगर आप क्लाउड में यूज़ करेंगे तो उसके डैशबोर्ड से भी स्टोरेज में अपलोड की जा सकती है फाइल। S3 के अंदर भी, यानी UI से भी आप जाके कर सकते हैं। जैसे अभी हम फायरबेस की स्टोरेज में यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहीं से फाइल अपलोड करें, जैसे desktop.jpg, ये फाइल अपलोड हो जाएगी। जिस तरह हमने यहाँ UI से अपलोड किए, सेम इसी तरह जो है वो कोड से भी अपलोड हो सकती है फाइल। तो हमने तो टेक्निकली कोड से ही करनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास S3 बकेट की अगर AWS की स्टोरेज की सर्विस हो तो उसके पास भी इस तरह की UI होगी, तो वहाँ से भी हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या बोला था कि जब भी फॉर्म में से फाइल को हैंडल करना है, दो चीज़ें हैं, एक तो फाइल को स्टोरेज में अपलोड करना है, दूसरा उसका URL लेना है जिसके ऊपर वो फाइल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अगर हम मैनुअली अपलोड करें, हर स्टोरेज सर्विस में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे या उस फाइल पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ नेम पे क्लिक करेंगे तो ये एक URL बन गया है, ये वाला। इस URL पे जब मैं हिट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो पिक्चर आ रही है मेरे पास। तो इसको हम बोलते हैं वो डाउनलोडेबल URL, सही है। तो जब हम फाइल अपलोड करेंगे कोड से भी, तो हमें एक्चुअली ये URL चाहिए जहाँ पे ये फाइल सेव हुई है। समझ आई कि हमने दो चीज़ें की हैं, एक तो हम यहाँ से कोई भी नई फाइल अपलोड कर सकते हैं, और नंबर 2, जब फाइल अपलोड हो जाती है फिर उस फाइल पे क्लिक करके, ये नेम पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये ऊपर एक URL मिल गया। अब इस URL की मदद से मैं इस पिक्चर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस URL को टेक्निकली हमने DB में स्टोर करना है, सही है। ये जो ऊपर आ रहा है ना बार में URL, तो अभी जब हम कोड से करेंगे तो कोड में भी दो ही चीज़ें होंगी, एक हम फाइल को अपलोड करेंगे और दूसरा हमें URL मिलेगा, उसको हम DB में स्टोर करेंगे। तो अब कोई भी स्टोरेज सर्विस यूज़ कर लें, मैकेनिज्म सेम रहेगा। लाइक आप उसकी UI से भी अपलोड कर सकते हैं, उसके कोड का जो फंक्शन दिया होगा फाइल अपलोड करने का उससे कर सकते हैं। जब वो उसका रिस्पॉन्स आएगा उसमें से हमें URL मिलेगा, वो URL लेके हम DB में स्टोर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जितनी फाइलें अपलोड होंगी उन सब के URLs होंगे। लाइक देखो ना, हर पोस्ट का हमने तो सेव करना है ना। तो जब भी अगर हम हमारी प्रॉब्लम में देखें तो टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फाइल चूज हुई, एक पोस्ट हुई तो एक पिक्चर सेव होगी, उसका एक URL, दूसरी सेव हुई तो हमारे पास DB में रिकॉर्ड भी तो मल्टीपल सेव हो रहे हैं ना। जैसे अगर हम फायरबेस स्टोरेज में DB में देखें तो हम पोस्ट को पोस्ट के टेबल में सेव कर रहे हैं ना। पोस्ट के अंदर हम पोस्ट के टेबल में मल्टीपल सेव कर रहे हैं ना पोस्ट, तो हर एक के अंदर उसका अपना अपना URL होगा, अपना अपना होगा, तो वो लहदा पोस्ट का लहदा पिक्चर शो होगी ना। अगर अपना नहीं होगा तो फिर तो शो ही नहीं होगी ये चीज़। लाइक हम जब फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं तो हर पोस्ट की लहदा पिक्चर अपलोड नहीं करते, अब वो लहदा पिक्चर उस पोस्ट के साथ लिंक हो जाती है।
वो कैसी होती है, डीबी में उसका यूआरएल सेव हो जाता है, जब भी वो पोस्ट शो होगी तो वो यूआरएल से वो पिक्चर भी शो हो जाएगी। सही। अच्छा, अब हमने क्या किया, दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, एक तो फाइल अपलोड करनी है, दूसरा उसका जो डाउनलोड यूआरएल आ रहा है उसको डीबी में स्टोर करना है। अब चूंकि हम फायरबेस स्टोरेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे फायरबेस स्टोरेज, इसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, एक अपलोड फाइल्स की और एक डाउनलोड फाइल्स की। हमें दोनों, अपलोड से फाइल अपलोड हो जाएगी, वो कहेंगे सक्सेसफुली फाइल अपलोड होगी, डाउनलोड से यूआरएल डाउनलोड करेंगे जिसपे मुझे वो फाइल एक्सेसिबल है या मिल रही होगी। अच्छा, अपलोड पे गेटिंग स्टार्टेड हमने वो कर लिया, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, एक दफ़ा गेटिंग स्टार्टेड पे देखते हैं दोबारा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस पर हम गए तो उसने बोला कि आपने क्या करना है, फायरबेस स्टोरेज से गेट स्टोरेज का फंक्शन एक इंपोर्ट करना है, और ये हम डेफिनेटली कहाँ पे करेंगे, पहले हमने फायर स्टोर की पेज में भी किया था इसको हम करेंगे कन्फिग में, फायरबेस जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमने जहाँ फायर स्टोर को इंपोर्ट किया था वहाँ पे गेट स्टोरेज का फंक्शन भी इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपके फायरबेस कन्फिग में स्टोरेज बकेट है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, वो चल रहा है। अच्छा, उसके बाद गेट स्टोरेज में ये फंक्शन कहता है पास करना है, जिस तरह ऐप का था सेम इसी तरह एक आपने फंक्शन में एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल के अंदर क्या करना है, गेट स्टोरेज का जो फंक्शन है वो इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, अब ये दो काम, जिस तरह डीबी था इस तरह स्टोरेज का हमने रेफरेंस बना लिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की कीज ये पड़ी है, तो वो प्रोजेक्ट की कीज पास करके इस फंक्शन को स्टोरेज वाले को, अब जब हम फाइल अपलोड करेंगे तो उसको पता होगा कि उसने किस फायरबेस के प्रोजेक्ट में फाइल अपलोड करनी। वो क्योंकि हमने इसको लिंक कर दिया इस वाली कीज के साथ। अब अपनी कीज लगाएंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो जाएगा, कोई तीसरा पर्सन अपनी कीज लगाएगा तो ये प्रोजेक्ट उसके साथ लिंक हो जाएगा। तो जिस तरह हमने फायरबेस का एक डीबी का वेरिएबल बनाया था, हमने अब क्या बना लिया, एक स्टोरेज का वेरिएबल बना लिया सेम उसी तरह। अच्छा, अब हमने फाइल को अपलोड करना है, ये तो खत्म हो गया ना। अब हमने क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। तो हम फाइल को अपलोड करने के लिए हम एक रेफरेंस बनाएंगे फायरबेस स्टोरेज का, और उस रेफरेंस से हम आगे चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है वो ये फंक्शन है गेट स्टोरेज एंड स्टोरेज का रेफरेंस बनाने के लिए। तो स्टोरेज हमने ऑलरेडी गेट की हुई है, तो हमें जैसे एक रेफरेंस का फंक्शन चाहिए। रेफरेंस से क्या मुराद है कि हमारे पास देखो यहाँ पे अगर हम स्टोरेज में जाते हैं, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम क्रिएट कर लें फोल्डर में भी सोशल ऐप के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लें, मे बी क्रिएट पोस्ट, सही है। यानी डिफरेंशिएट करने के लिए ये स्टोरेज, जिस तरह फोल्डर्स क्रिएट करते हैं फिर फोल्डर के अंदर फाइल्स क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह जो रेफरेंस का मतलब है ना, वो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें मदद करेगा। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए कि रेफरेंस का फंक्शन ले लेते हैं, कहाँ से, फायरबेस स्टोरेज से। तो इसको हम कॉपी करते हैं और हमने क्रिएट पोस्ट में लगाना है। जैसे ही अपलोड इमेज पे क्लिक होगा, ये अपलोड इमेज हमने कहाँ पे लगाई है, ऑन चेंज इवेंट पे लगाई है। इसको हम ऑन क्लिक पे भी लगा सकते हैं या बटन सेपरेट बना सकते हैं, अभी हम इसी में यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो रेफरेंस बनाना है, इंपोर्ट तो टॉप पे ही करेंगे, ठीक है। गेट स्टोरेज हमने स्टोरेज ऑलरेडी ली हुई है ना, तो उसी को यूज़ कर लेंगे। इंपोर्ट वहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट जो है। अभी मैं एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वहाँ पे रेफरेंस और स्टोरेज दो चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आपने अपना रेफरेंस जो क्रिएट करना है वो बताएं। इसका रेफरेंस हमने कैसे क्रिएट किया, दो चीज़ें पास की हमने। एक यहाँ पे स्टोरेज का जो हमने वहाँ से पीछे से पास किया था रेफरेंस में, आगे फोल्डर और फाइल का नाम। तो फोल्डर का नाम हमने क्या रखा है अभी के लिए, इमेजेस, वो कुछ भी हम रख सकते हैं।
अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसमें इमेज क्रिएट मतलब सेव हो जाएगी, अगर नहीं तो नया फोल्डर बन के उसमें इमेज सेव हो जाएगी। अच्छा, अब इमेज का नाम हमारे पास ये अगर हम space.jpg फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, space.jpg ही सेव हो जाएगा। तो टेक्निकली हमें इसको क्या करना चाहिए, जो फाइल का नाम है वही सेव करना चाहिए ताकि इशू जो है वो ना बने इसके अंदर। अच्छा, एक और नीचे जो तरीकाकार है वो भी सही है, उसमें उसने क्या किया है कि हमें रेफरेंस के अंदर उसने स्टोरेज के साथ रेफरेंस क्रिएट कर लिया और उसकी चाइल्ड पास कर दिया स्टोरेज डॉट चाइल्ड, वो भी ठीक है, लेकिन हम ऊपर वाला ही अभी के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हमें चूंकि अब अपना यहाँ पे कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, तो वेरिएबल प्रिंट करने के लिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, e.target.files.name, ये हमने इसके साथ जो है वो बाइंड कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने रेफरेंस बन गया हमारे पास कि कहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी, फाइल रेफरेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब फाइल रेफरेंस डॉट हमारे पास पुट का फंक्शन है, इसको हम चला लेते हैं। इसको हम ऊपर लगा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, इसी को यूज़ करते जाएंगे। e.target.files, चूंकि हम एक ही फाइल चूज कर रहे हैं तो हम 0 वाला उठा रहे हैं, अगर आप मल्टीपल भी अलाउ करोगे तो लूप चल के सारी आ जाएंगी, तो अभी हम एक ही उठा रहे हैं तो हम वो उठा सकते हैं। इसी को हम कंसोल में लगा लेते हैं, इसी को फाइल डॉट नेम में लगा लेते हैं और यही फाइल हमारी अपलोड में काम भी आ जाएगी। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया फाइल अपलोड, ये देन वाला फंक्शन हम ख़त्म कर देते हैं और लगाते हैं अवेट, क्योंकि टाइम लग सकता है ना फाइल अपलोड होने में। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा कि फाइल अपलोड हुई है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर डाउनलोड हो जाती है तो उसी रेफरेंस से हम URL गेट करेंगे, फाइल रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड URL, और हमें URL मिल जाएगा। ये मैंने काफ़ी इसको क्लीन भी कर दिया। अब हम इस सारी वन बाय वन सारी लाइंस को समझ लेते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, जैसे फाइल चेंज हुई, जिस तरह हमें इवेंट में से मिलता है event.target.name और event.target.value टेक्सचुअल वैल्यू, अगर हमें फाइल लेनी हो तो वो मिलती है event.target.files। अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस पे मिल जाएंगे। अगर सिंगल है तो चूंकि ये अरे मिलती है तो हमने क्या किया, 0 इंडेक्स उठा लिया, तो इसमें हमारी पूरी फाइल पड़ी। अच्छा, उस फाइल का हमने रेफरेंस सेव किया कि हमने कहा कि फायरबेस की स्टोरेज में जाके फाइल सेव करना चाह रहा हूँ और फोल्डर होगा इमेजेस और फाइल का नाम होगा जो भी यूज़र ने फाइल अपलोड की है वो। उसके साथ अगर आप अपना फाइल का नाम भी बाइंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, फाइल का रेफरेंस क्रिएट हो गया, फिर उसी फाइल रेफरेंस डॉट पुट का मतलब होता है इसको फाइल को अपलोड करो, तो फाइल उसको हमने पैरम में पास किया और इसका आंसर जब आएगा हमारे पास अवेट, एसिंक लगाना पड़ेगा, एसिंक अवेट, इसमें भी अवेट आएगा। अब क्यों, क्योंकि फाइल को अपलोड करने में 2-3 MB की हो सकती है, 4 टाइम लग सकता है। इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैंने कंसोल करा लिया, अभी कराया नहीं। एंड देन उसी रेफरेंस से फिर हमने गेट डाउनलोड URL, गेट डाउनलोड URL क्या करेगा, मुझे वो URL देगा जिसको मैंने फायरबेस के अंदर स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को भी लॉग करा लेते हैं और URL को भी लॉग करा लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लॉग करवा ली। अच्छा, अब रिस्पॉन्स भी लॉग हो गया कि फाइल अपलोड हुई है या नहीं, और वो अब इन सारी चीज़ों को हमें किस में लगाना चाहिए, ट्राई कैच में लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ भी एरर आ सकता है, ठीक है। इतना हमने कर लिया।
अब हम कंसोल लगाते हैं यहाँ पे और फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने क्या करना था, फाइल को ओनली चूज करना है। जैसे चूज किया फंक्शन चला, फाइल रेफरेंस इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा नहीं, हमने क्या किया है, यहाँ से देख लेते हैं, फाइल का रेफरेंस दे दिया एंड देन अच्छा, इन्होंने फंक्शन रिसेंटली चेंज कर दिया तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। उसमें क्या है, अपलोड बाइट्स, जिस तरह हमारे पास रेफरेंस हमने इंपोर्ट किया इस तरह अपलोड बाइट्स। ये पहले जो मॉड्यूल नेम्ड बेस थी ना उसमें पुट आता था, फाइल नेम डॉट पुट, लेकिन जो इन्होंने नई एपीआई निकाली है अब अपनी मॉड्यूलर एपीआई, उसमें फंक्शन बनाया हुआ ना अपलोड बाइट्स, यानी अपलोड के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। अपलोड बाइट उसमें 3 चीज़ें जा रही हैं, स्टोरेज का रेफरेंस, फाइल और मेटा डाटा। तो मेटा डाटा में जस्ट उसकी कंटेंट टाइप जा रही है कि कौन सी टाइप की इमेज आप सेव करना चाह रहे हो। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ है, उसके साथ हम मेटा डाटा हमने क्रिएट कर लिया और अपलोड बाइट का फंक्शन यूज़ किया पुट की जगह पे, और उसके कितने पैरामीटर हैं, 3। कौन कौन से, पहले में हमने पास करना है स्टोरेज का रेफरेंस और वो है फाइल रेफरेंस, ठीक है, और दूसरे में फाइल और तीसरे में मेटा डाटा। 3 चीज़ें करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, अपलोड टास्क आ जाएगा, और उसके बाद जो है अपलोड टास्क डॉट पाथ रिज्यूम कैंसिल कर सकते हैं उसको, वो हमें चाहिए नहीं है। और जब हो जाएगा तो गेट डाउनलोड यूआरएल, इसका भी फंक्शन चेंज है। गेट डाउनलोड यूआरएल का भी सेपरेट फंक्शन बना दिए, वो उसके अंदर से नहीं आएगा तो इसको भी हम सेपरेट फंक्शन में रखेंगे। और इसको क्या चाहिए, जो फाइल हमने अपलोड की है उसका रेफरेंस, तो गेट डाउनलोड यूआरएल और इसमें इसको चाहिए उसका रेफरेंस। रिस्पॉन्स डॉट जस्ट मेरे ख्याल से फाइल रेफरेंस भी चल जाएगा। लेट्स सी, पास करके देखते हैं, हम देखते हैं आउटपुट क्या आती है। अच्छा, अब हमने इसको सेव कर लिया, फाइल चूज़ की, रिस्पॉन्स आ गया और साथ में यूआरएल आ गया। रिस्पॉन्स में उसने क्या बोला होगा कि फाइल अपलोड होगी है, कि स्टोरेज पे हुई है, सारी डिटेल दे दी, और साथ में यूआरएल पे अगर हम क्लिक करें तो हमें पिक्चर भी अपलोड हो रही है। इसका यही यूआरएल हमें चाहिए था ना। और अगर हम आगे स्टोरेज में देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाना चाहिए ना, किस नाम से, इमेजेस के नाम से। तो रिफ्रेश करते हैं, आ गया इमेजेस के नाम से, और उसमें एक फाइल भी हमारे पास अपलोड हो गई होगी, डेस्कटॉप डॉट जेपीजे, ठीक है। कोड में दिखा देता हूँ। हमने क्या चेंज किया है, फायरबेस में ना 2 तरीके हैं कुछ भी काम करने के। एक को बोलते हैं नेम्ड स्पेस एपीआई, उसमें एक ही यानी फंक्शन के अंदर ही सारा काम हो जाता है, और दूसरा है मॉड्यूलर एपीआई। हम लेटेस्ट जो मॉड्यूलर एपीआई है वो यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूलर एपीआई में क्या है कि हर फंक्शन लहदा इंपोर्ट होता है। इसमें क्या है कि आपको इंपोर्ट कुछ नहीं करना, उसी का ही आगे पुट लग जाता है, बाकी काम हो जाते हैं। लेकिन इसमें हर फंक्शन को लहदा इंपोर्ट करना होता है। हमने अभी कितने फंक्शन इंपोर्ट किए हैं स्टोरेज को यूज़ करने के लिए,
एक रेफरेंस जिससे क्या होगा कि फोल्डर क्रिएट करना और इस तरह की चीज़ें मदद करेगा। दूसरा अपलोड बाइट्स, ये क्या करेगा, फाइल को अपलोड करेगा। और तीसरा गेट डाउनलोड यूआरएल, ये क्या करेगा, यूआरएल डाउनलोड करके देगा। तो गेट डाउनलोड यूआरएल को अपने पैरामीटर में क्या चाहिए, जो रेफरेंस हम रेफरेंस से क्रिएट करेंगे, यानी जिस फाइल का आपने डाउनलोड यूआरएल लेना है उसका रेफरेंस चाहिए इसको। और अपलोड बाइट्स को क्या चाहिए, 3 पैरामीटर, कौन कौन से, सबसे पहले रेफरेंस चाहिए, फिर फाइल चाहिए जिसको अपलोड करना है, और तीसरा मेटा डाटा, यानी वो उसकी कंटेंट टाइप क्या है और इस तरह की चीज़ें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फाइल जैसे चेंज हुई फाइल ले ली, फिर उसका रेफरेंस ले लिया, देन मेटा डाटा सेट कर लिया, उसके बाद अपलोड बाइट के आगे वेट लगा के कॉल करके हमने फाइल किससे, फाइल डॉट नेम से, ये देखो हमने उसको कहा कि तुमने क्या करना है, इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस के फोल्डर में तुमने एक फाइल बनानी है और फाइल का नाम क्या रखना है, desktop.jpg। और ये desktop.jpg फाइल का नाम कहाँ से इसको मिला है, वो जो यूज़र ने फाइल हमें दी है वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया था ना फाइल, मेरी फाइल का नाम क्या है, desktop, उसने वो उसको चूज़ करना है। अगर कोई हम और फाइल सेव करते हैं तो उसने वो वाली फाइल को चूज़ कर लेना है, समझ रहे हो, जो भी हम फाइल देंगे उसको फिर वो चूज़ कर लेगा। फिर वो फिक्स, फिर हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ abc डॉट, तो फिर क्या होगा, हर दफ़ा वही फिर अपडेट होता जाएगा इसी नाम से, फिर एक ही फाइल हमेशा अपलोड होगी, ओवरराइड होती रहेगी वही फाइल। अगर वही फाइल ओवरराइड होती रहेगी फिर तो मसला है ना, लाइक एक ही फाइल चेंज होती रहे, फिर तो आपने 10 फाइलें क्रिएट की हैं तो फाइल कितनी सेव होंगी, एक ही होगी। जैसे मैंने अब एक, हमने नाम क्या रख दिए, abc.jpg, तो हम क्या करेंगे, जैसे क्रिएट पोस्ट फाइल चूज करेंगे तो ये क्या करेगा, फाइल को सेव कर देगा, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक और फाइल बन जाएगी डेस्कटॉप के साथ, उसका नाम क्या होगा, abc.jpg। अब मैं दोबारा से वही फाइल, कोई और फाइल अपलोड करता हूँ तो फिर भी क्या होगा, यही फाइल ओवरराइड हो जाएगी, यही सेम फाइल। क्यों, क्योंकि हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है, फिक्स रख दिए। तो हमने वो नाम फिक्स नहीं रखना, हमने नाम कहाँ से लेना है, फाइल, टेक्निकली फाइल डॉट नेम प्लस इसके अंदर हमें अपना नाम भी कुछ मिक्स करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एक यूज़र है उसका नाम भी उसने माई पिक्चर डॉट जेपीजे रखा हो, किसी दूसरे ने भी रखा हो, और दोनों का जब सेम नाम से सेव होगा तो क्या होगा, अब वो मतलब ओवरराइड हो जाएगी। लाइक हम सेव कर रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर, हमने क्रिएट अकाउंट बना रहे हैं, यूज़र से साइन अप करवा रहे हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर को हम स्टोरेज में सेव कर रहे हैं। तो मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर का रखा हुआ नाम माई पिक डॉट जेपीजे, और आपने भी अपने सिस्टम में रखा हुआ है माई पिक डॉट जेपीजे। आप भी अपलोड करोगे, मैं भी अपलोड करूँगा, तो क्या होगा, दोनों पे सेम पिक्चर आएगी, मेरे पे भी आप पे भी, क्योंकि दोनों का नाम क्या हो गया, सेम हो गया, एक पिक्चर ओवरराइड हो गई। ऐसे मसले से बचने के लिए नॉर्मली हम इसके अंदर यूआईडी मिक्स कर देते होते हैं, फाइल नेम प्लस यूआईडी हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मतलब कोई हम अपने से रैंडम आईडी बना लेते हैं या न्यू डेट से कुछ क्रिएट कर लेते हैं, समझ रहे हो, ताकि ऐसा मसला हमारे पास ना आए। काउंटर से भी कर सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम से भी कर सकते हैं। अगर हम मैथ डॉट रैंडम से करें तो मैथ डॉट, पहले तो राउंड पार्स इंट, और उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा उस पर। लेकिन ये भी इतना यूनिक नहीं है, नॉर्मली हम यूयूआईडी की एक लाइब्रेरी है, उससे यूनिक आईडी हमें मिल जाती है, उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जाए ना यूयूआईडी, npm यूयूआईडी, ये क्या करता है, हमें यूनिक आईडी दे देता है। जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ना, तो हमें ये इस तरह की आईडी दे देगा, और ये गारंटीड यूनिक होगी। तो नॉर्मली हम इस लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं टू क्रिएट द यूनिक। बट अभी के लिए अगर हमने ये मैथ रैंडम लगाया है, ये भी हमारा काफ़ी हद तक काम
कर देगा। तो अगर हम दोबारा फाइल सेव करें रिफ्रेश करके तो क्या होगा, अच्छा हमने क्या किया, फाइल चूज़ की, सेव की, सेव हो गई फाइल। और अगर हम यहाँ पे आके अब नाम इसका आएगा कुछ रैंडम, नहीं नॉट अ नंबर, math.random का फंक्शन कॉल करना था ना, फिर वो देता है रैंडम नंबर और फिर उससे ऐसे ही है ना। अभी एन क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉट अ नंबर आ गया था उससे मल्टीप्लाई करते हुए। तो हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। प्रॉब्लम समझ आई ना कि यानी नाम को हम यूज़र के डिपेंडेंट भी नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, ओवरराइड होने का ख़तरा होती है फाइल। तो नॉर्मली हम फिर ऐसे करते हैं, अब देख रहे हो उसके साथ नाम, यूज़र का जो भी नाम था उसके साथ हमने अपनी एक आईडी मिक्स कर दी। अब दूसरी दफ़ा ये कोई और नंबर होगा, तीसरी दफ़ा तो इससे यूनिकनेस आएगी। लेकिन स्टिल ये नंबर भी तो कभी जाके अगर मिलियन बिलियन रिकॉर्ड है तो मिक्स हो सकता है। कौन सी तो होनी है सेव। अगर आप नाम गलत लिख रहे हो, जो भी नाम दोगे उसने तो सेव करनी है ना फाइल। आप सेम नाम दे दो तो वो फिर भी सेव कर देगा। फाइल की एक्सटेंशन और हो तो नहीं करेगा, वो ज़्यादा एक्सटेंशन कंसिडर होगी। जो मेटा डाटा देंगे वो फिर हमें फाइल के अंदर आ रहा है ना, टाइप भी आ रही है उसकी। यहाँ पे अगर हम लॉग कराएं, हमने कराया था शायद पहले, दोबारा करा लेते हैं। इस फाइल की डिटेल में हमें सारी चीज़ें आ रही हैं। ये देखो फाइल की स्टोरेज के अंदर हमें क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, उसकी टाइप आ रही है ना। तो हम रेदर देन टाइप फिक्स करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट टाइप को फिक्स करने के बजाय क्या कर सकते हैं, फाइल डॉट टाइप, फिर जो भी टाइप होगी वो कंसीडर हो जाएगी। सही है। इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन, अब ये यहाँ पे हमें नॉर्मली ये नहीं करना, क्या करना है, UUID का फंक्शन है कॉल करना है। सिंपल लाइब्रेरी है, अगर आप देखें तो इसमें क्या है, आपने इस फंक्शन को इंपोर्ट किया, इसको कॉल किया तो वो आपको ये आंसर दे रहे हैं। तो वो आपने इसे अपनी आईडी के साथ फाइल के जो भी यूज़र का फाइल का नाम है उसके साथ लगा दिए। अच्छा समटाइम हम ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे रेदर देन एक ही इमेजेस के फोल्डर में स्टोर करें, हर यूज़र का नाम का फोल्डर बना लें, उसके अंदर उसकी पिक्चर सेव कर लें। तो वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, फिर आपने जो भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल। हाँ, जब यूज़र साइन अप करेगा तो उसका एक नाम होगा, ईमेल होगी, उसकी बेस पे हम उसकी आईडी की बेस पे फोल्डर बना लें, वो भी चल सकता है काम। लेकिन अभी खैर आपको इमेजेस अपलोड हो रही है ना, तो हमें URL आ रहा है। अब इस URL को हमने कहाँ पे सेव करना है, DB में स्टोर करना है। तो DB में स्टोर करने के लिए हमने क्रिएट पोस्ट के अंदर URL हार्ड कोडेड किया हुआ है। तो यहाँ पे टेक्निकली हमें इमेज URL यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने सेट इमेज URL का एक स्टेट बनाया हुआ है, उसको हम ये वाला जो URL है इसके अगेंस्ट सेट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही स्टेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं ना न्यू, एक दफ़ा पुरानी पोस्टें डिलीट कर लेते हैं। सारी पोस्टें हमने कर दी हैं डिलीट, एक रह गई है। ठीक है, अब हम एक नई पोस्ट करते हैं, टेस्ट विद इमेज। हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अब हम पिक्चर डालते हैं, यही desktop.jpg वाली डाल लेते हैं। पिक्चर अपलोड हो गई, उसका URL भी आ गया मेरे पास। अब हम क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो विद इमेज वाली सेव हो गई। अब इसके रिस्पॉन्स में मुझे URL आ रहा होगा ना। अगर हम इसका डाटा का कंसोल देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको लिस्ट किया हुआ, फीड लिस्टिंग में किया हुआ है ना, तो उसके अंदर हमें इमेज का URL आ रहा होगा। DB में से भी देख सकते हैं हम,
कि यूआरएल सेव हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो हम उसको फिर इसकी इमेज शो करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। दो पोस्ट आ रही हैं, ये आ रहा है ना यूआरएल, एक में हार्ड कोडेड आ रहा है और एक में आ रहा है। तो इस इमेज यूआरएल को हम यूज़ कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। हाँ, एक इमेज टैग लगा के उसमें एसआर से दे देंगे, इमेज एसआरसी पोस्ट डॉट इमेज यूआरएल। ठीक है, तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये इमेज आ रही है। इसकी हमें थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, स्टाइल ज़रा सेट करना पड़ेगा। अब हम एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट टू चूज फाइल। उसमें अगर हम कोई और फोटो लगा लें, ये वाली फ़ोटो। अच्छा, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगी तो हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हम क्रिएट पोस्ट करेंगे। अगर एडिट पे क्लिक करें तो पिक्चर भी कर सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा फिर? पिक्चर तो आ ही रही है ना। जब एडिट करना है तो सिंपली दोबारा चूज फाइल का ऑप्शन देना है, उस पर क्लिक करना है, दोबारा स्टोरेज में सेव करनी है और उसकी की को दोबारा अपडेट कर देना है फायरबेस में। फायरबेस में की को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगी। वो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप सेम यूआरएल चेंज कर रहे हो ना। मैंने आपको भी बताया तो है कैसे करना है इसको। अब एक स्ट्रेटजी हमने क्या किया, अब हमने चेंज फाइल पे किया। अब हम चेंज फाइल पे नहीं चाहते इसको करना, हम किस पे जाते हैं, यानी क्रिएट पोस्ट पे करना चाहते हैं। पहले क्रिएट पोस्ट पे क्या हो, पहले फाइल अपलोड हो और फिर यूआरएल मिले और फिर जो है वो स्टोरेज हो, यानी चूज फाइल पे कुछ भी ना हो, चूज फाइल करें कोई स्टोरेज में सेव ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट पोस्ट के अंदर, तो अपलोड फाइल वाले फंक्शन को हम जो है वो इसको इस तरह ही लिख देते हैं। एक और बना लेते हैं, कांस्टेंट चेंज इमेज, वो वैसे ही चलता रहेगा। और उसमें हमें फाइल मिल गई और इसको हमने सिर्फ सेट इमेज यूआरएल के अंदर। अच्छा, अब सेट इमेज सेट फाइल होनी चाहिए, इमेज यूआरएल तो नहीं है ना, ये तो पूरी फाइल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्टेट बनाएंगे और उसका नाम रख लेते हैं फाइल, क्योंकि अब हम पूरी की पूरी फाइल को क्या कर रहे हैं, स्टेट में सेव कर रहे हैं। सेव कर दी फाइल पूरी स्टेट में, और हम क्या करते हैं, इसको जिधर हमने ऑन चेंज लगाया था उधर हम चेंज इमेज लगा देते हैं। अब ये फंक्शन चलेगा और वो क्या करेगा, सिर्फ स्टेट के अंदर फाइल रख देगा। फिर हम क्या करते हैं, अब हमारे पास स्टेट में फाइल पड़ी है, ऐसे ही है ना। हम क्या करते हैं, जब अपलोड करते हैं ना प्रेड को, इसके अंदर एक्शन कॉल करने से पहले हम यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं कि अगर इफ फाइल है तो हम उसकी जो भी लॉजिक अपलोड वाली है वो हमने टाइप कर दी, ठीक है। जो हमने नीचे कोड लिखा है ना टेक्निकली वही सारा। तो रेदर देन हम ये ऐसे करें, हम उसी फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं अपलोड इमेज वाले को ना। ये कोड हमने उठा के कहाँ रख देना है, एक्शन कॉल होने से पहले। जहाँ पे हमने स्टोरेज डाला यहाँ पे हम इसको, अच्छा टेक्निकली हमें इसको एक्शन के अंदर कॉल करना चाहिए ताकि हमारा पहले एक्शन जो भी हमने कहा था नेटवर्क रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे होनी चाहिए, एक्शन के अंदर होनी चाहिए ना। तो हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर देते हैं और इसको एक्शन में ले जाते हैं ताकि
और क्लियर हो जाए कोड। तो हम इसको सारे को उड़ा देते हैं यहाँ से। पहले में हमारा पोस्ट डाटा आ जाएगा और इसमें इमेज का यूआरएल जो है इस वक्त चूंकि होगा नहीं तो एम्प्टी होगी, तो वो इशू नहीं है। और उसके बाद जो है पहले में पोस्ट आ गई, दूसरे में हमारे पास फाइल आ गई एक्शन के अंदर। अच्छा, अब इस फंक्शन में चले गए। इस फंक्शन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी, दूसरे पैरामीटर में, ऐसे ही है ना। तो दूसरे पैरामीटर में इमेज मिलेगी, उस इमेज को यूज़ करते हुए हम फाइल डॉट नेम सेट करेंगे। ये कुछ हमें ऊपर से इंपोर्ट करने हैं चीज़ें, वो हम यहाँ पे टॉप पे कर देते हैं। और स्टोरेज लेके आनी है, स्टोरेज ले आते हैं। कहाँ पे क्रिएट पोस्ट, सब तो पहले फाइल रेफरेंस बना लिया, फिर हमने अपलोड कर लिया फाइल को। और जब हमारे पास फाइल अपलोड होगी फिर हमने उसका यूआरएल ले लिया। यूआरएल लेने के बाद ये जो पोस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमें अब ओवरराइड करना पड़ेगा थोड़ा। लेट पोस्ट इमेज यूआरएल डॉट यूआरएल ऐसे अपडेट कर लेते हैं, या उससे भी बेहतर है अपडेटेड पोस्ट में बाकी सारी पोस्ट आ जाएगी और साथ में उसकी की का नाम हमने क्या रखा था, इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल आ जाएगा। ठीक है, और ये अपडेटेड पोस्ट हम डाल देंगे यहाँ पे। तो क्या रेफरेंस, सबसे पहले हमने फाइल को अपलोड किया, फाइल अपलोड होने के बाद हमें यूआरएल मिला। उस यूआरएल को हमने जो पीछे से पोस्ट आ रही है उसको स्प्रेड कर लिया और उसमें इमेज का यूआरएल भी ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना जिसमें इमेज यूआरएल भी शामिल है, उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, अपडेट पोस्ट, यानी हमारी पोस्ट की कलेक्शंस के अंदर उसको सेव कर दिया। तो अब ये क्या होगा कि पहले क्रिएट पोस्ट क्लिक होगा, पहले क्या होगा, पहले इमेज अपलोड होगी, उसका यूआरएल आएगा, फिर डीबी में उसका रेफरेंस जो है वो स्टोर होगा या सेव हो जाएगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। क्रिएट पोस्ट वाला अभी तक हमारा सिमिलर ही चल रहा है, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा पास चलना चाहिए। तो फिर वीडियो टैग लगाना पड़ेगा ना, उसकी टाइप आ जाएगी आपको कि फाइल टाइप क्या है इसकी, तो उसकी टाइप के ऊपर फिर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर MP4 है तो वीडियो टैग दिखा दो, अगर नहीं तो MP3 है तो ये कंडीशन लगा दो। नॉर्मली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूआरएल सिर्फ सेव किया, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेव कर लें, जैसे मीडिया करके एक ऑब्जेक्ट बना लें, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, इसमें करेंगे यूआरएल, उसका जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे यूआरएल आ जाए, फिर उसके साथ उसका मेटा डाटा या उसकी टाइप कि ये वीडियो है, इमेज है या क्या है, फिर उसके साथ उसकी जो है वो अगर कुछ और भी आपने इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो इस तरह भी कर सकते हैं, मीडिया टाइप यूआरएल, तो टाइप भी साथ सेव हो सकती है। तो उस टाइप की बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि मुझे अब इमेज का टैग दिखाना है या वीडियो टैग दिखाना है या ऑडियो टैग दिखाना है या सो। फीड स्लाइस के अंदर फाइल रेफरेंस मैथ डॉट रैंडम फाइल डॉट नेम जो कि दूसरे पैरामीटर में आ रहा है, फाइल डॉट टाइप, कंसोल करा के देख लेते हैं थोड़ा। वो तो एक्शन है ना,
देखो ना, पहले में हमने क्रिएट पोस्ट में एक्शन नहीं दिया, पोस्ट डाटा, और वो ये ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर हमने। देखो ना, जब फॉर्म बना था ये फॉर्म, उससे डाटा आया था, वो कहाँ रखा था हमने, स्टेट्स में रखा था। तो जब ये वाले बटन पे क्लिक हुआ, क्रिएट पोस्ट वाले बटन पे क्लिक हुआ, तो फिर हमने क्या किया था, ये वाला एक्शन चल रहा है ना उसके अगेंस्ट, ये वाला क्रिएट पोस्ट हैंडलर, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक्शन के पहले पैरामीटर में पास किया। तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारे पास एक्शन में जा रहा है और दूसरे में फाइल जा रही है अभी के लिए। अल्लाह के बंदे, मेरे पास ये फंक्शन हो, ठीक है, इधर मैंने पैरामीटर बनाया ए बी, मैं इसको नाम इधर से कॉल करूं, तो इधर से मैं सी डी पास कर दूं, तो कोई वो तो फंक्शन का पैरामीटर है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो ना, यहाँ से फंक्शन का पैरामीटर में पास कर रहे हैं ना, तो आर्गुमेंट तो कोई भी नाम से पास किया जा सकता है और पैरामीटर भी कोई भी नाम, ये कोई लिंक तो नहीं है ना आपस में। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने देखना है कि हमारे पास कंसोल लगाया ना हमने फीड स्लाइस में, तो फाइल में क्या आ रहा है। अच्छा, फाइल में हमारे पास अच्छा, यहाँ तो हमें स्टेट मिलने लगी है ना, तो हमें टेक्निकली फिर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट के अंदर ही ये अपडेट में भी चल रहा है, तो इधर कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि वो अपडेट वाली आपकी फंक्शनैलिटी ख़राब ना करे ना। अच्छा, क्रिएट पोस्ट के अंदर ही मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसमें ये चल साथ में फाइल चली गई, फीड स्लाइस में पोस्ट डॉट फाइल मिल जाएगा मुझे, पोस्ट डॉट पोस्ट में से फाइल निकाल लेंगे और उसको फर्दर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन टेस्टिंग करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, क्रिएट पोस्ट करेंगे, अब सारी फाइल आ रही है और साथ में पिक्चर भी आ रही होगी। अब आ गई है ना, यूआरएल तो मिला है ना उसको, ये यूआरएल हमने यूज़ किया है, इमेज यूआरएल, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो इस पे आ जानी चाहिए ना। अच्छा, कस्टम फाइल, ओ अच्छा, इसके अंदर एक एरर आ रहा था कि हमने क्या किया कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में फ़ाइल भी आ रही थी ना, लेकिन वो तो हमने उससे डिलीट ही नहीं की ना, तो फाइल को तो डिलीट करना था ना हमने। तो हम क्या कर सकते हैं कि यानी वो फाइल भी सेव होने की कोशिश कर रहा है ना डीबी में, तो उसको वो अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास डॉट फाइल का ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर आ रहा है। तो हम इसके अलावा वाला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जहाँ पे मैंने ये किया है। तो इसमें से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कौन सी कीज़ हमने सेव की थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एड और इमेज यूआरएल, ठीक है। तो अब वो इशू नहीं आएगा हमें जो पहले आ रहा था। तो अब सेव किया,
रिस्पॉन्स आफ्टर स्टोरेज फाइल, ये भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अब क्यों नहीं हुआ शो? आ रही है, सही है। रिफ्रेश का इशू था। तो अब ये पूरा मैंने इसको सीक्वेंस बना दिया अपलोडिंग का ना फाइल का। तो अब इसमें क्या है कि पहले क्रिएट पोस्ट के बटन पे क्लिक हो रहा है, पहले फाइल अपलोड हो रही है, उसका फिर यूआरएल आता है, उस यूआरएल से लेके मैं फिर वो पोस्ट बनाता हूँ जो मुझे डीबी में स्टोर करनी है। वो अपडेटेड पोस्ट बना के जिसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, क्रिएटेड है, इमेज यूआरएल, उसको हम डीबी में स्टोर कर रहे हैं। उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको लॉग कर रहे हैं और वो हमारे पास एक्शन में शो हो रहा है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस चल रही है। तो इससे हमने फाइल को हैंडल कर लिया है। अब अगर फाइल को आपने अपडेट कराना हो तो फिर हम कैसे करा सकते हैं? दोबारा चूज़ फाइल होगी तो नई फाइल आ जाएगी, तो उस की को चेंज करेंगे तो हमारी फाइल भी चेंज हो जाएगी। अगर अब हम फायरबेस में जाके देखें ना तो क्या होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट में इमेज यूआरएल आ रहा है। जैसे ये इमेज यूआरएल आ रहा है, इसमें भी इमेज यूआरएल आ रहा है। तो हर एक पोस्ट के अंदर इमेज का यूआरएल भी आ रहा है जो हमने एज अ पोस्ट शो करवानी है। सही है। तो इस तरह आपने इसका जो है वो मैकेनिज्म बिल्ड करना है। दोनों ही मैंने आपको करके दिखाए हैं कि अगर फाइल जैसी चेंज हो फ़ौरन उसका फ़ायदा क्या है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं क्रिएट पोस्ट करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है पोस्ट अपलोड। अगर ज़्यादा बड़ी फाइल है तो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो फॉर्म के साथ ही बटन लगा देते हैं अपलोड 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 का। वो फिर सेपरेटली फायरबेस पे अपलोड करी जाता है और वो वहाँ से यूआरएल लेके स्टेट में सेव करी जाते हैं। फिर जैसे फाइनल फॉर्म सबमिशन होती है उसमें वो यूआरएल सेव हो जाता है। वो तो लोडिंग तो दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाएंगे लोडिंग अगर दिखानी हो क्रिएट पोस्ट पे? तो हम एक स्टेट बनाएंगे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के अंदर, उसका नाम क्या रखेंगे? लोडिंग सेट लोडिंग। ठीक है, शुरू में वो फॉल्स होगी तो लोडिंग ट्रू कब होगी? जैसे ही पोस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही क्रिएट पोस्ट हैंडलर के अंदर जैसे ही क्रिएट पोस्ट हैंडलर चलेगा तो लोडिंग क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। या टेक्निकली इसने तो इतना टाइम नहीं लेना। जैसे ही फंक्शन हम क्रिएट पोस्ट के अंदर जाके करेंगे तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हम इसका फंक्शन इसी के ऑब्जेक्ट में पास करके भेज सकते हैं। जैसे हम उसको कह सकते हैं सेट लोडिंग, और इसी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे टू सेट द स्टेट ना। पोस्ट डाटा के अंदर ही मैंने सेट लोडिंग भेज दिया। न्यू क्रिएट न्यू पोस्ट भेजने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको यूज़ कर लिया पहले। अच्छा, अब सेट लोडिंग के अंदर हमने क्या किया? चलो ये अपडेट के लिए भी यूज़ हो रहा है ना। उधर भी कर सकते हैं, वो कंप्लीट वो भी ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं स्टेट हैंडल, इधर से भी चल सकता है। दोनों तरीक़ों में से जो भी हमें करना चाहिए इजी लगे वो हम कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा क्या है कि अगर मैं जैसे करने लगा, हम सेट लोडिंग हमने यहाँ से फंक्शन पास कर दिया इस स्टेट से, और उसकी बेस पे मैं इधर दिखा दूंगा एक अदद बटन। अगर लोडिंग ट्रू है अपलोडिंग, और अदरवाइज दिखा दो अदरवाइज ये वाला जो है वो वही करने लगा हूँ। अगर लोडिंग हो रही है तो लोडिंग आएगा, अदरवाइज इधर प्रॉपर लोडर भी लगा सकते हैं हम कोई भी। अभी मैंने वैसे लोडिंग लिख दिया, इधर कोई टैग लगा सकते हैं, कोई स्पिनर लगा सकते हैं लोडिंग के लिए अगर लोडिंग है तो। अब ये लोडिंग को हम ट्रू कैसे करेंगे? क्रिएट पोस्ट में हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, उसको हम फीड स्लाइस में यूज़ करेंगे। ठीक है,
और जैसे ही आंसर मेरा बन जाएगा तो एंड पे इसको फिर दोबारा से पॉज करते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं। मैंने इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेट का फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हमने एक्शन के पैरामीटर में भेजा, किसको, फंक्शन को, और उस फंक्शन को बोला कि स्टेट, यानी स्टेट को मैंने ट्रू, कंपोनेंट की स्टेट को ट्रू कहाँ से किया, एक्शन से, रिवर्स इंजीनियरिंग की ना, कि एक्शन के अंदर अगर आप यहाँ से नोटिस करो दोबारा, तो हमने लोडिंग का बनाया सेट लोडिंग, लेकिन इस फंक्शन को मैंने कहाँ पे पास किया, क्रिएट फंक्शन वाले एक्शन में। इस एक्शन के अंदर जब गए तो फिर मैंने उसको ट्रू किया लोडिंग को, तो टेक्निकली ये उस कंपोनेंट की स्टेट को ट्रू कर रहा है। तो जैसे ही वो ट्रू हो रही है तो उसके बाद वो सारी अपलोडिंग हो रही है, उसके बाद वो उसको फॉल्स कर रहा है। वो तो नीचे आ जाए, इधर अलर्ट में लिखा देंगे, अगर एरर आता है तो अगर सक्सेस दिखाना है वो इधर ही कहीं अलर्ट लग जाएगा, यानी जो लाइब्रेरीज होती है ना अलर्ट की, वो उसका इधर ही इसी के अंदर एक्शन में रेफरेंस दिखा देंगे। सही है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे क्रिएटेड ऐड सेव होता है डीबी में, वो टाइम स्टैम्प के तौर पे सेव होता है। जब हम इसको रीड करके लेके आते हैं ना तो वो टाइम स्टैम्प आ रहा होता है, तो उसको हमें टू डेट में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हम शो करें अभी फील्ड लिस्टिंग में है ना, तो यहाँ पे अगर हम इस टाइटल के साथ डेट शो करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट, इसका नाम क्या है, क्रिएट ऐड है, क्रिएटेड ऐड, क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड। तो अभी ये कैसा आ रहा है, ये करने नहीं देगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट वो है। तो हमने क्या करना है, इसको डॉट टू डेट में कन्वर्ट करना है। हैं? ये भी हो जाता है, लेकिन ना वो ये एंड पे एरर देगा कि ये फंक्शन नहीं है। अभी कर लेते हैं हम इसको न्यू डेट में पास करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, अभी कैसा आ रहा है, डॉट टू डेट। इसको ऊपर एक दफ़ा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। फीड, अच्छा फीड में हमारे पास आ रहा है क्रिएटेड ऐड। क्रिएटेड ऐड को हम पहला ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, फीड का 0 वाला, डॉट टू डेट। अब क्या देता है, कन्वर्ट कर पा रहा है, सर वो ये कहता है कि आप ऊपर इसको एक फंक्शन भी बना के न्यू डेट आ रहा है, फीड के आगे सैचरडे समथिंग डॉट गेट फुल ईयर 2024 आगे। इसमें से अब जो भी आपने लेना है
गेट डेट करेंगे तो डेट आ जाएगी, गेट टाइम करेंगे तो टाइम आ जाएगा। वेरिएबल क्या, इसको सीधा पास करेंगे ना, अभी मैं करता हूँ। अब इस तरह से डेटा आ गई, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी मैं लगा दूंगा इसके आगे, और ये एक फंक्शन मेरा बन जाएगा। ऐसे ही है ना, तो इसको हम उठा के यहाँ से इसके आगे लगा देंगे, और यहाँ पे होगा पोस्ट ऑर्डर क्रिएटेड एड। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी और कर सकते हैं जिस तरह का हमें चाहिए। अभी मैंने ऐसे किया। नॉर्मली हम डेट के लिए यूज़ करते हैं मोमेंट.js। ये बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, इसमें हर तरह से वो शो करता है। लाइक इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, 12 आवर को बनाना है, और इस तरह जो भी फॉर्मेट इसका बनाना है वो हम बना सकते हैं। ऑल सेट। तो आज हमने भी क्या देखा कि फायरबेस की मदद से फाइल को अपलोड कैसे करना है और उसको शो कैसे करना है। आप लोगों ने इसको भी यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। कल इंशाल्लाह लॉगिन साइन अप करेंगे तो फायरबेस कंप्लीट हो जाएगा।